अब क्वेश्चन बेटे सपोज हमें उसने एग्जामिनर दिया हुआ है, सपोज 48 माइक्रोफैरेड है across a 50 वोल्ट सोर्स। ओके बेटे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमें पता है जितने मर्जी यूज कर दो। कई पेपर्स में लिखा होता है कि आपने 5 कैपेसिटर यूज करने हैं, किसी में 3 कैपेसिटर यूज करने हैं। अब इसमें वैसे ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन नहीं है, बता ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। ये एक कैपेसिटर की कैपेसिटी है और 25 वोल्ट लिखा है इसमें, दिस इज सेफ वर्किंग वोल्टेज, वी कैन नॉट एक्सीड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर हैविंग ए रेटिंग ऑफ ग्रेटर देन 25 वोल्ट्स। ठीक है, show their connections in a combination so as to get a total capacity of 48, एक भी 48 है वो भी across a 50 वोल्ट सोर्स। क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? अब ये देख लो, अगर किसी बच्चे के माइंड में बेटे ये आ रहा है ना कि सर ये बनेगा, एक कैपेसिटर लगा दो, इसको 50 वोल्ट के साथ लगा दो, ये नहीं हो सकना। क्यों? एक 48 तो 48 का तो हो गया, ये बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन 50 वोल्ट सोर्स का हुआ और एक की रेटिंग 25, इसके 25 से ज्यादा कर ही नहीं सकते हम लोग। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इससे हमें ये आइडिया हो रहा था कि हमारे पास कोई सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइन होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में लाजमी होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। सीरीज में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है बेटे। तो अगर मैं सोचूं कि सीरीज बनना, यहाँ से इस इंफॉर्मेशन में ये मिल रही थी सीरीज कॉम्बिनेशन में, अब मैंने लाना क्या 48 लाना है। 48 डायरेक्ट सीरीज में तो नहीं एक में आएगा क्योंकि एक ही वैल्यू 48 है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये भी पढ़ा हुआ कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सी टोटल जो होता है वो किसके बराबर होता है, C/N। अगर मैं 48 का एक कॉम्बिनेशन बना, 48 को 2 से डिवाइड करें तो 24 आता है। ठीक है, और अगर मैं दो कैपेसिटर ऐसे बना के सीरीज में लगा, पैरेलल में लगा दूं दो कैपेसिटर और एक ही हमारे पास 24 है, तो ये भी आंसर 48 आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, दो कैपेसिटर मैंने सीरीज में इस तरह लगा दिए, इसके साथ मैंने एक और कॉम्बिनेशन दो कैपेसिटर का इसी तरह सीरीज में ये बना दिया, आपस में दोनों क्या हो गए, पैरेलल में। ये बेटा क्या 50 वोल्ट हो गए यार। अब ये आंसर आ रहा है। अब देखो एक कैपेसिटर कितना वोल्ट मिल रहा है, 25 वोल्ट, इसको भी 25 वोल्ट। ठीक है, 50 वोल्ट दोनों को मिल रहा है। अब इससे जो आंसर आ रहा है मेरे पास, वो मैंने ये किया हुआ था, मेरा आंसर 24 आ रहा था, ये भी 24 है, इससे भी आंसर 24 आ रहा है। अगर 24 वाले दो हमारे पास पैरेलल में लगे तो ऐड अप करोगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 48 देन। ठीक है, इसी तरह वो पूछ सकता है कि हमारे पास 72 माइक्रोफैरेड across a 25 वोल्ट सोर्स। अब 72 लाना है। अब मुझे इतना पता है कि 48 के अंदर बेटा 24 ऐड करें तो वी शैल गेट 72। अब 48 के अंदर 24 ऐड करने का मतलब मैं ये इस कॉम्बिनेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, यानी ये कितना है 24। अब मैं अगर ये इस तरह बना दूं, ये हमारे पास अगर ये दिस इज, एक ये हो गया, दूसरा ये, इससे आंसर मेरे पास आ चुका है 24 वाला। ऐसे एक ही लगा दिए, क्या हो गया 48। अब ये 24 है, ये 48, 48 प्लस 24 बिकम 72। कितने सोर्स के साथ लगाना है, 25, तो मैंने 25 वोल्ट सोर्स के साथ लगा दिया ये। अब इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, 25 मिल रहा है। इसको कितना मिल रहा है, 12.5, इसको भी 12.5, क्योंकि डिवाइड होना है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब डिवाइड होने का मतलब है 12.5 इज बिलो दिस रेंज, वर्किंग वोल्टेज के अंडर ही आ रहा है। वो तो मैक्सिमम वैल्यू वर्किंग सेफ वर्किंग वोल्टेज मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी अप्लाइड क्रॉस ए कैपेसिटर। ठीक है, आपका उससे कम या उतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं करना, और ये मैंने आपको फोकस कर रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं करना, उससे कम हो सकता है और होगा भी उससे कम। ठीक है ना, उससे कम होगा भी यानी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा किसी जगह बेटे नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। इसके अलावा बेटे आ रहा है मेरे सीन में 72 24 के अगर तीन कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो भी 72 होता है। 24 के तीन कॉम्बिनेशन मीन हमारे पास अगर ये 24 हो गया बेटे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और बना दें। अब कितना हो गया, 48 हो गया, पहले किया। ऐसे एक और बना दिया, अब कितना हो गया, 72 हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड करना है बेटे, ये हमारे पास हमने प्रोवाइड करना है 25।
अब हर किसी को 12.5 मिल रहा है, 12.5 12.5 12.5 12.5, तो ये भी बेटे ठीक है बिल्कुल। इसके अलावा कि आपके माइंड के अंदर आता है वो भी पॉसिबल है। क्वेश्चन 6 जो है, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर के अंदर हमारे पास फॉर्मूला सिंपली बेटे आपने अप्लाई करना है, Q इक्वल टू C इक्वल्स टू Q ओवर V। इस तरह लिख दो, लेकिन अगर लिखना हो ना बेटे आप बिल्कुल इस तरह लिख सकते हो, लेकिन फर्दर आपने फिर बताना है कि Q क्या है। Q किसी बच्चे ने कहा चार्ज ऑन अ कैपेसिटर लिख के आ जाते हो, मार्क डिडक्ट हो जाना एक। चार्ज ऑन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन अ प्लेट of capacitor, and what V is potential difference across parallel plates। अच्छा जी, बी पार्ट के अंदर a student has 3 capacitors। ठीक है, one of the capacitor has a capacitance of 4 microfarad, other has capacitor of 8 microfarad। अच्छा 3 कैपेसिटर टोटल 3 है, ये माइंड में रखना। अब 2 ऑफ द कैपेसिटर 4 हैं, एक 8 वाला है। Draw labeled circuit diagram, one in each case, to show that 3 capacitors may be connected to give a total capacity of 1.6। ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ता है, कह दो एकदम क्वेश्चन को देख के आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ता है बेटे इसको। बेटे अगर देखो हमारे पास 1.6 माइक्रोफैरड आना चाहिए, 1.6 का इसका मतलब है टोटल कैपेसिटी जो हमारे पास आ रही है 8 है 4 है। हमारा फाइनल आंसर सबसे छोटा कैपेसिटर उससे भी कम आया है। जो फाइनल आंसर 1.6 है ना, जो लीस्ट कैपेसिटर यूज हो रहा है वो 4 का है, उससे कम आ रहा है। अगर उससे कम हो तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारे पास, ये सीरीज, क्योंकि फॉर्मूला 1/C वाला यूज अगर होगा तब ये इफेक्टिव कैपेसिटी हमारे पास वो डिक्रीज करती है। इसका मतलब हमारे पास सेंस इसके अंदर जो माइंड में आना चाहिए, सेंस टोटल कैपेसिटेंस is even lesser than least capacity of a capacitor, so series combination is defined। ये तो हो गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर 1 होता है 1/C टोटल इक्वल टू, अगर सारों को मैं लगाऊं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो दिस इज इक्वल 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, तो 1/C टोटल किसके बराबर होगा, दिस इज 8 2 2 प्लस 1, तो C टोटल किसके बराबर होगा 8/5, 16 5 तो 1.6 ही आंसर आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा, तीनों कैपेसिटर जो लगेंगे दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, 8 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट में आ गया 10। अब 10 अगर लाना है तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, हमारे पास 4 वाले 2 हैं। अगर 4 वाले 2 हैं और दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं सीरीज में, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। 2 प्लस 8 कितना होता है, 10 नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये देखो, अगर ये और ये दोनों मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, इनके साथ ये एक पैरेलल में ले गया, ये पैरेलल में ले गया 8 माइक्रोफैरड है बेटे, ये भी 4 माइक्रोफैरड है, दिस इज आल्सो 4 माइक्रोफैरड। अब इसका मतलब इन दोनों से आंसर मेरे पास 2 फैरड आ जाए माइक्रोफैरड आ जाएगा। 8 ये 8 प्लस 2 क्या हो गया 10, सीरीज में आपने सिंपली और पैरेलल में आपने सिंपली ऐड अप करना होता है। ठीक हो गया। अब बेटे कैपेसिटेंस का वही C इक्वल्स टू Q ओवर V फॉर्मूला पर अप्लाई करोगे। ठीक है, और फर्दर अगर आप सिंबल अगर आपने लिखा तो उसको साथ आप लाजमी बेटे मेंशन करना, स्टेट करना है कि सिंबल रिप्रेजेंट किसको कर रहा हो। ठीक है, तो ये चीज बताना नेसेसरी होता है। स्टेट 3 फंक्शंस ऑफ क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अच्छा, अब एक फंक्शन मैंने सिंपली आपको उस दिन करवाया था, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ कैमरा फ्लैश, तो कैमरा फ्लैश वाला आप लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है वो। ठीक है, इसके अलावा भी कई जगहों पे यूज होता है।
ये यूज होता है बेटे इन कैमरा, ये सी कुछ की और भी तो हो गया ना, फ्लैश टू इंक्रीज लाइफ ऑफ एन ईएमएफ सोर्स। ठीक है, इसके अलावा कहाँ यूज होते हैं बेटे ये? हमारे पास लाइफ ऑफ ईएमएफ सोर्स मीन क्या है, टेम्परेरी सोर्स के तौर पे काम करता है। अब डायरेक्ट करंट कैन नॉट पास थ्रू दिस कैपेसिटर टू ब्लॉक डीसी, लिख सकते हो बिल्कुल। ऑल्टरनेटिंग फिर भी चेंज होता जाता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से वो पास होने हो ही जाता है। ठीक है, ब्लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं। अब रेक्टिफायर एक हम आगे पढ़ेंगे, स्कूल में आप लोगों ने पढ़ लिया। रेक्टिफायर एक सर्किट होता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। वो डायरेक्ट करंट में रिपल्स आ रहे होते हैं, व्हेन यू कन्वर्ट थ्रू रेक्टिफायर, तो उसको स्मूथ करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, टू स्मूथ आउटपुट फ्रॉम अ रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, और कहाँ यूज कर रहा होता है बेटे? टाइम डिले सर्किट्स में यूज होता है। ये टाइम को डिले करना हो कैसे करते हैं ये बाद में आएगा, मैं थोड़ा सा करवाऊंगा ये। ट्यूनिंग सर्किट्स में यूज होता है बेटे। हमारे पास जितने भी आपके टीवी की ट्यूनिंग, मोबाइल की ट्यूनिंग, हमारे पास जो रेडियो की ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, उसके पीछे जो आप मूव करवा रहे होते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी पे, तो बेटे वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, वो पीछे कैपेसिटर के अंदर चार्ज पार्टिकल दो पैरेलल प्लेट्स में मूव करवा रहे होते हैं। तो ट्यूनिंग सर्किट जितने भी उनमें कैपेसिटर लगा होता है, ट्यूनिंग सर्किट्स के अंदर, पता नहीं सिंगल एन होता है डबल एन, ट्यूनिंग सर्किट्स टू गेट सिग्नल ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके, मेनली मैंने इस पार्ट के लिए क्वेश्चन दिया आपको। बेटे क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैज अवेलेबल 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 12, उसने कह दिया 3 ही है। अच्छी बात, आसान कर दिया। कहता है कि ड्रॉस अ डायग्राम वन इन ईच केस टू शो हाउ द स्टूडेंट कनेक्ट्स द कैपेसिटर्स टू गिव अ कंबाइंड कैपेसिटी इक्विवेलेंट टू 18। अब हमारे पास, सॉरी, एक कैपेसिटर बेटा 12 का है। अगर मैं 12 के अंदर 6 ऐड कर दूं तो आई शैल गेट 18। 12 के अंदर 6 ऐड करने का मतलब ये हो गया, मेरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐड करने का मतलब होता है कि हमारे पास हम सीरीज उसमें जा रहे हैं, पैरेलल के अंदर। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे किसी, ये तो 12 वाला हो गया एक बेटे। अब दूसरा जो मुझे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ना है वो 6 वाला बनाना पड़ना है। अगर दो कैपेसिटर में सीरीज में लगा दूं, अब आंसर 6 हो जाएगा। अब इससे आंसर 12 है, इससे आंसर 6 है, टोटल क्या हो गया 18। ठीक हो गया। नेक्स्ट 8। अब बेटे नेक्स्ट में हमारे पास क्या बनता है? 24 का कॉम्बिनेशन बनाना, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। अब देखिए ये भी 12 था, ये भी 12 था, दोनों हमारे पास पैरेलल में लगे, ऐड अप होंगे, 24 आ गया। 24 का कॉम्बिनेशन इस 12 के साथ क्या सीरीज में आ रहा है, तो मैंने प्रोडक्ट और सम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में आंसर 8 आ गया। बात समझ आ गई? तो बेटे इसका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हमारे पास वो इस सीक्वेंस टाइप आना है कि आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके आपने फाइनल आंसर निकालना होता है, एकदम आंसर नहीं निकल आना। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट पे आगे। अब ये तो है था, मैंने कैपेसिटेंस निकाली बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद आते हैं एक और लर्निंग आउटकम के ऊपर कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर है, क्या वो भी कैपेसिटर की तरह एक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है वो भी? अब उसकी कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर या स्फीयर। अब हमारे पास सपोज अगर एक चार्ज स्फीयर है, जैसे कि ये ही है बेटे, अभी स्फीयर पे चार्ज भी नहीं है, इसको हमने इंसुलेटिंग ग्लव्स के थ्रू, ये इंसुलेटिंग हमारे पास स्टैंड के ऊपर आपने इसको फिक्स किया हुआ है बेटे। अब इसको अगर आप कनेक्ट कर देते हो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और दूसरा हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं अगर, और इसको आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया ये,
अब बेटा होगा क्या, अब ये होगा कि हमारे पास इस स्विच को जो ही आप क्लोज करते हो, अभी तो ओपन मैंने शो किया ना, इसको सपोज हम क्लोज कर दिया ये, तो ये हमारे पास मेटल का है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू हो गए तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। दूसरी चीज अर्थ से कनेक्ट हुई हुई है, इससे पॉजिटिव चार्ज, चार्ज पे यूनिफॉर्मली एक्यूमुलेट होगा। अब चार्ज यूनिफॉर्मली एक्यूमुलेट हुआ, उसको बाद में हमारे पास जब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो जो बैटरी आपने कनेक्ट की है उसको डिस्कनेक्ट कर दो, यानी स्विच को आप इन अदर वर्ड्स ओपन कर दो। तो बेटा अगर ये स्विच ओपन हो गया ये वाला दोबारा, अब चार्ज जो यहाँ पे वो यहीं पे रहना है, ठीक है। इसका मतलब चार्ज को इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया था आपने, ठीक हो गया। तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली इसको हम नेगेटिव चार्ज भी तो प्रोवाइड कर सकते हैं इसी तरीके से। ये वही स्फीयर कंसिडर किया है जो पहले न्यूट्रल था हमारे पास, हमने सिंपल बैटरी की पोलैरिटी इसके ऊपर जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। ये नेगेटिव पे आ गया, पॉजिटिव। अब बेटे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन सारों पे इस तरह एक्यूमुलेट हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए, इन्हीं इलेक्ट्रॉन का फर्दर आप देखते हो कि हमारे पास क्या चीज बनती है। अब बाद में डिस्कनेक्ट कर दो, जब डिस्कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो खत्म हो जाएगा फिर। अब इन पे चार्ज आ चुके हैं, एक पे पॉजिटिव कर दिया, एक पे नेगेटिव। कैसे पॉजिटिव किया वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बेटे हमारे पास अगर चार्ज आ चुका है तो वर्क डन हुआ, तो एनर्जी आ चुकी है इसके पास। अब हमारे पास फॉर्मूला जो हमने पढ़ा होता है, एक तो C इज इक्वल टू क्यू और वी, या Q इज इक्वल टू सी वी, चाहे लिख लो, Q इक्वल्स टू सी वी, Q इक्वल्स टू सी वी, हेट की पहली इक्वेशन होगी। और ऑल्सो हमने ये भी पढ़ा होता है, फॉर अ चार्ज फ्री पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। ये क्या होगी, ये सेकंड इक्वेशन है यार। यही इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आप इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर पुट करूं तो मेरे पास Q किसके बराबर हो जाएगा, C एस का V की जगह आई कैन पुट दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। अच्छा अब ये बेटे हमारे पास जो ये Q जो है, इस Q से कैंसिल आउट हो गया, क्या चीज रहेगी यहाँ पे, 1 रह गया, C ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो इट मीन C किसके बराबर हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया। ये कैपेसिटी किसकी आ गई बेटे, आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेट जिसपे जो बाद में किसी और, क्योंकि बाद में हमने डिस्चार्ज जब स्टोर हो गया था ना इस पे, अब दो प्लेट्स हुई है, तो ये भी एज ए कैपेसिटर, एज ए स्मॉल एनर्जी सोर्स के तौर पे काम करेगा। स्मॉल एनर्जी सोर्स के तौर पे काम कैसे करेगा, अगर बेटे मैंने यहीं पे, अगर मैं समझाने के लिए अब यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक फिलामेंट लैंप लगा दूं, ये वाला, सॉरी ये, और इसको भी अर्थ से कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। अब और सॉरी एक और गलती होगी मेरे से, इसको बेटे हमने इससे कनेक्ट किया हुआ ये, अच्छा। अब पहले क्या किया होगा, हमने स्विच को क्लोज किया होता जिसकी वजह से चार्ज पे आ गया, हमने इसको ओपन कर दिया। अब इसको ओपन कर दिया, अगर बाद में बेटा इसको मैं क्लोज करता हूँ तो क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मूव करके जाएंगे, जिसका फिलामेंट थोड़ी देर के लिए चलेगा और हमारे पास अर्थ में चले जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन जब इसको मैंने क्लोज नहीं किया था, हमारे पास चार्ज इस पे जो आ चुका था वो रिजाइड हो चुका था, वो आइसोलेट हो चुका था। तो आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटी की है हमारे पास ये आता है। अगर इसको स्विच को बाद में क्लोज करो, सारा डिस्चार्ज होना, सारा सारा अर्थ में चला जाना, और ये फ्लैश लैम्प जस्ट थोड़ी देर के लिए चलेगा, बाद में वो कैपेसिटी टोटली डिस्चार्ज हो चुका होगा, ठीक हो गया। अच्छा अब आता है कि बेटे हमारे पास एक लर्निंग आउटकम है, कोई क्वेश्चन बने हुए पेपर के अंदर, और बॉर्डर लाइन केस है, कहा जाए कि सिलेबस में नहीं है, गलत होगा, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या होता है। अब बेटे पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता ही पैरेलल के अंदर है। अगर ये चीज लिखी हुई है तो यहाँ से जो चीज मेरे माइंड में आनी चाहिए वो आनी ही ये चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा सा बेटे यार ये एक हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होगी। अब ये कैपेसिटर मैं सपोज कर रहा हूँ ऑलरेडी चार्ज था, ठीक है, कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं करवा रहा हूँ, इसका मतलब ऑलरेडी चार्ज था।
5 इलेक्ट्रॉन 5 पर, इसकी कैपेसिटी सपोज C1 है, चार्ज इस पे Q1 है, और वोल्टेज इसके क्रॉस जो हमारे पास आ रहा है, लेट दिस इज V1। यार ये एक और कैपेसिटर है C2, मैं सपोज कर रहा हूँ ये इट इज इनिशियली अनचार्ज्ड है, तो इसका मतलब Q2 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 0, कैपेसिटी C2 इसकी डेफिनेटली होगी। वैसे क्रॉस वोल्टेज देखें तो क्या होगा, V2 की वैल्यू ये भी 0 होगी, क्योंकि चार्ज ही नहीं है बेटे, Q इक्वल टू CV, C की वैल्यू है अदर 4 माइक्रोफैरड या 10 माइक्रोफैरड, लेकिन हमारे पास क्योंकि Q चार्ज 0 तो वोल्टेज भी 0 होगा, Q इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन V। अब इनको आपस में क्या करते हो, आप आपस में इनको आप जोड़ देते हो, ठीक है। अगर कनेक्ट आपस में इनको आपने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने का मतलब ये चीज होगी, और ये चीज का मतलब ये हो गया, फर्दर आपने ये चीज कर दी। अब क्या होगा, अब हमारे पास बेटे इस पे हमारे पास 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन शो किए थे। जब ये अपने मेटल प्लेट साथ लगा दी है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हैं, दे नीड इलेक्ट्रॉन टू देयर स्टेबल स्टेट एंड दे आर फर्दर कनेक्टेड टू दिस मेटल, दरमियान में कंडक्टिंग पाथ है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ एज पर ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करते हैं, आई सपोज के 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं यहाँ से, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बेटे यहाँ पे आए तो 2 यहाँ पे कम हो जाएंगे, ये भी कम हो गया, ये भी मैंने कम हो कर दिया। यूं ही इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा यहाँ पे, या इन अदर फोर्स जो लोअर वाल पे लग रही है वो कम हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन का प्रोसेस होना है, इंडक्शन के प्रोसेस तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इससे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाना है। अब ये नेगेटिव है वो तो ऊपर वाले के पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस के अंदर है, उसने चार्ज सेपरेशन की थी ना। अब यहाँ पे चार्जेस कम है, यहाँ चार्जेस ज्यादा है, फोर्स वीक हो चुकी है, अब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन भी चाहिए और दरमियान में कंडक्टिंग पाथ भी स्टैब्लिश हुआ है, तो इन पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस यहाँ से भी लगती है, जिससे सपोज कर रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन दो ही जाएंगे जितना हमारे पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चलेगी, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चलेगी, ये भी पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ से भी 2 नेगेटिव चार्ज खत्म हो गए। अभी भी देखो हमारे पास कितने थे, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ये कोई नहीं था, अभी भी कितने हैं, 3 इसमें है 2 इसमें है, तो 5 अभी भी पूरे हैं। अब हमारे पास क्योंकि दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो V फॉर वोल्टेज, C फॉर कॉमन के लिए यूज करता हूँ, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दोनों के अक्रॉस। अब मैंने VC की वैल्यू निकाली है, क्या होगी, अब देखो मैंने इसमें बेटे यही बताया कि चार्ज बिफोर जो कनेक्शन है वो आफ्टर भी वही है, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। तो चार्ज अगर होगा तो एनर्जी आएगी, ठीक है, तो चार्ज को सेपरेट करने के लिए यू हैव प्रोवाइडेड एनर्जी, एनर्जी एक ने, इसके पास जो एनर्जी थी वो इसने ट्रांसफर की इसके ऊपर कुछ, ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर, इसका मतलब हमारे पास बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन जो है इक्वल्स टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। तो बेटे बिफोर कनेक्शन Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1, अब चेंज हो चुका है तो आई मेक इट Q1 डैश एंड दिस इज Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 किसके बराबर है, C1 V1, C1 V1 ये Q, ठीक है। Q2 की वैल्यू कितनी है, 0, so I can write this is 0। Q1 डैश किसके बराबर हो गया, VC, ठीक है, और कैपेसिटी तो बेटा इसकी वही रहनी है C1, इसकी भी C2 है, दिस इज C1 VC, दिस इज C2 VC। नाउ इफ यू मेक VC एज कॉमन, अब फर्दर हमारे पास क्या हो गया, VC किसके बराबर हो जाएगा, C1 V1 ओवर C1 प्लस C2। अच्छा, अब मे भी आपको ऑलरेडी बास केसेस के अंदर एग्जामिनर वैसे ही ऑलरेडी चार्ज दे दे, ठीक है, मैं उसको क्वेश्चन को आगे कवर करूंगा, जब सारा जब पूरा चैप्टर में एक क्वेश्चन में कवर करना होता है मैंने, उसमें कवर करूंगा फिर फर्दर। अच्छा, अब आते हैं कि बेटे हमारे पास एनर्जी जो स्टोर हो रही है कैपेसिटी के ऊपर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब एनर्जी स्टोर हो रही है तो बेटे हमारे पास जैसे एक प्लेट ये वाली कंसीडर कर ली, दिस इज नेक्स्ट प्लेट पैरेलल होगी,
इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरे को आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। और बेटे हमने ये वेरिएबल ले ली, वेरिएबल बैटरी है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी देखने के लिए पहले 2 वोल्ट दे दिया, फिर 3 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, और वोल्ट मीटर हम वैल्यू भी देखते जा रहे हैं कितनी है। ये 2 ए और बी हो गया। अब जो जो आप बेटे वेरी करते जाते हो पोटेंशियल डिफरेंस को, उसके अकॉर्डिंगली जो चार्ज भी उस पर एक्यूमुलेट होता जाता है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। आपने सपोज 2 वोल्ट दिया, तो यहाँ पे सपोज कर रहे हो कि 2 पॉजिटिव आ गए बेटे, यहाँ 2 नेगेटिव हो गए। आपने 3 वोल्ट कर दिया, ये काम हो गया। 4 वोल्ट कर दिया, ये काम हो गया। 5 वोल्ट कर दिया, ये काम हो गया। तो जो जो आप वोल्टेज को ज्यादा करते जा रहे हो, हमारे पास चार्ज भी एक्यूमुलेट होता जा रहा है। अब हमारे पास चार्ज भी बेटा वेरी कर रहा है, और हमारे पास वोल्टेज भी वेरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं वोल्टेज ले लूँ, यहाँ पे अगर चार्ज कंसिडर करूँ, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज क्यू इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन वी। और यहाँ पे अगर मैं चार्ज कंसिडर कर लूँ हॉरिजॉन्टल में, वोल्टेज कंसिडर कर लूँ, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा ये वाला। ठीक है। अब दोनों केसेस के अंदर क्योंकि 2 वेरिएबल है, उसी तरह जिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, उसमें फोर्स भी वेरी कर रही होती है और एक्सटेंशन भी बेटे वेरी करती है। तो आप क्या करते थे, उसकी एवरेज वैल्यू लेते थे, एवरेज वैल्यू लेते थे, फोर्स की एवरेज वैल्यू लेते थे हमारे पास, एक्सटेंशन की उसके करते थे, या एरिया और ग्राफ लेते थे अलोंग विद एक्सटेंशन एक्सिस। जब दोनों वेरिएबल्स वेरी कर रहे हो तो ज्यादा बेहतर होता है उसको इंटीग्रेट कर लिया जाए, उसकी एवरेज वैल्यू ले ली जाए। ठीक है। अब बेटे यहाँ पे भी अगर एवरेज वैल्यू लेनी है तो उसे इंटीग्रेट करें, तो आपने ये वाला एरिया लेना है, ना कि वॉल्यूम एक्सिस के साथ। आंसर अलबत्ता वही आना है, लेकिन ये एरिया क्यों लेना है, उसकी रीजन ये है कि बेटा चार्ज कैपेसिटर पे आएगा तो एनर्जी स्टोर होगी। बास में भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया और चार्ज ही नहीं आए, तो इसका मतलब हमारे पास बेस क्वांटिटी, जिसके जो हम बेस क्वांटिटी या बेस कॉन्सेप्ट कहना चाहिए, क्वांटिटी नहीं, बेस क्वांटिटी, क्वांटिटी ज्यादा होती हमारे पास, जिसकी वजह से चार्ज, जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर होगी वो चार्ज है। तो हमने हमेशा जो एरिया लेना चार्ज एक्सिस के साथ लेना है। ऑल्दो बेटे अगर ये भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो सेम आंसर आ रहा है, इसमें भी सेम आंसर आना है, वही जो इसका आना है, लेकिन एक कन्वेंशन को फॉलो करना जरूरी होता है। अब एज पर दिस कन्वेंशन जो एनर्जी स्टोर हो रही है, दिस इज एरिया ऑफ ग्राफ along with charge axis। ओके, किसके बराबर हो गया, हाफ टाइम्स क्यू टाइम्स वी। तो ये बेटे फॉर्मूला आ गया। अब ये वो है जो हमने एनर्जी, जो कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर हुई है। लेकिन ऑल्सो हम ये भी तो पढ़ चुके हैं क्यू किसके बराबर होता है, सी वी के। अब अगर इस क्यू की जगह मैं ये फॉर्मूला पुट कर दूं, तो फॉर्मूला फर्दर क्या हो जाएगा, क्यू की जगह वी कैन राइट सी वी टाइम्स वी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। दूसरे केस में E इज इक्वल टू हाफ क्यू है, सच है, V को हम लिख सकते हैं Q ओवर C। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर ओवर 2C हो गया। ये भी हम यूज कर सकते हो बेटे। ये वो एनर्जी है जो कैपेसिटर पे स्टोर हुई है। अच्छा, अब हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये तो एनर्जी स्टोर्ड है जो कैपेसिटर पे। हमने क्योंकि कैपेसिटर के बैटरी के साथ लगाया था, बैटरी कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी। अब एनर्जी डिलीवर्ड बाय एन EMF सोर्स। अब EMF सोर्स बेटे फॉर्मूला इसका जो हमने पढ़ा होता है, दिस इज V इक्वल्स टू W बाय Q। बेटे W क्या वर्क डन है या एनर्जी ही है, किसके बराबर होगा, VQ। ये वो वाली एनर्जी है जो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है इसकी EMF, जो हमारे पास जो न्यूटन्स EMF। ठीक है, हमारे पास ये VQ है। यहाँ जो एनर्जी स्टोर है वो कौन सी होगी, अगर ये हाफ, अगर आपने कैपेसिटर डायरेक्टली एक बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर दिया, बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो QV है, जो कैपेसिटर पे स्टोर हो रही है वो हाफ QV है। इसका मतलब आधी एनर्जी तो जाया जा रही है। अब आधी एनर्जी कहाँ जाया जा रही है, वो जो रेजिस्टेंस होगा इन वायर का, इनमें जाया जानी शुरू हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस या चार्जिंग, चार्ज पार्टिकल की मोशन की वजह से वहां एनर्जी जाया होनी शुरू होती है।
ठीक है, तो जो एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है, नॉट ऑल पार्ट ऑफ दिस एनर्जी is stored in the capacitor as its potential energy because half of this energy is dissipated as heat, ठीक है, due to resistance of connecting wire during the charge redistribution process। क्या बात क्लियर होगी है? अच्छा, अब इस पे बेटे आगे एक क्वेश्चन पे आते हैं, या जो सारा चैप्टर कवर कर दिया। देखिए कैपेसिटर अभी हुआ नहीं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कल बेसिकली आएगा, लास्ट लर्निंग आउटकम जो 2020 आगे 22 के सिलेबस में। अब पहले पार्ट में उसने कहा हुआ कि कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, क्या होगा? कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ये क्वेश्चन कर लें, बाद में क्लास कवर हो जाएगी, 5 मिनट में भी आगे लगने मुझे। बेटे हमारे पास अब क्यों क्या क्या चीजें गिवन है, सी भी गिवन है, वी की वैल्यू भी गिवन है। तो एनर्जी अगर पहले मैं देखूं तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ C1V1 का स्क्वायर, 8 टाइम्स 10 टू रेस पर -6, v की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 400 को 10 2 से डिवाइड किया तो 200 हो गया, 8 2 16 होता है, ये आ गया। दिस इज E2 किसके बराबर हो जाएगा, हाफ C2V2 का स्क्वायर। अब हाफ इज ऐसा, C2 की वैल्यू हमारे पास है 10 माइक्रोफैरेड, 10 टाइम्स 10 टू रेस पर -6, v की वैल्यू 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144, 144 डिवाइडेड बाय 72, 720, 720 को किया तो दिस इज 72 टाइम्स 10 टू रेस पर -3 जूल आ जाएगा यहाँ से इसका। ठीक है, एक बेटे ये भी हो गया, इसके ऊपर ये एनर्जी है और इसके क्रॉस ये वाली एनर्जी आ रही है।